हेलो बेटा। हाय एवरीवन। क्या हालचाल? सब चकाचक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हम्म। सब झकास चल रहा है। अच्छा जी, तो ज़रा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ये है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी whose magnitudes are same are positioned at A। राधे राधे बच्चा, राधे राधे। तो ये ए और बी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, मैं याद दिला देता हूँ। ये है वो डिटेल्स कि अगर सिमिलर चार्ज हैं, मतलब अगर सेम चार्ज है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फील्ड एक दूसरे की कैंसिल करेगी। ठीक है। तो ग्राफ को कट करना चाहिए। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? ग्राफ का मीनिंग है वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये लोकेशन ऑफ द पार्टिकल की है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इस पॉइंट पर फील्ड बतानी है तो इस पॉइंट पर पहले फील्ड आप निकालिए, प्लस क्यू के कारण कम होगी क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाले प्लस क्यू के कारण, और इसके कारण फील्ड ज़्यादा होगी इस साइड। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड पीछे की ओर आएगी बच्चा। और पीछे का मतलब हमने क्या माना है? पीछे का मतलब हमने इधर को पॉजिटिव माना है, तो पीछे को क्या माना है? नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमें वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देनी थी, और इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर बच्चों फील्ड कहीं पर भी बीच में ज़ीरो नहीं हो रही है और ग्राफ सिमेट्रिक है, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है। ठीक है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव साइड ही है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर आगे की ओर होगा, तो ये प्लस क्यू होना चाहिए और ये माइनस क्यू होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज़ पॉजिटिव एंड बी इज़ नेगेटिव। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूवन, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं भाई कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए उसके लिए अगर मैं देखूं तो Q2 के पास नेगेटिव फील्ड है, और Q2 अगर नेगेटिव होता अगर होता तो फील्ड इस साइड होती और डोमिनेट करती, और इस साइड का मतलब पॉजिटिव होती। दैट मीन्स Q2 चार्ज जो है वो है पॉजिटिव और Q1 चार्ज जो है वो है नेगेटिव। क्यों भाई, सही है? अभी अभी तो बोला यार दोनों सेम होने चाहिए, तो Q1 भी पॉजिटिव। और देख लीजिए चाहिए तो Q1 के जस्ट बगल में जाइए तो आपको क्या दिख रहा है भाई? इस साइड फील्ड होगी ना Q1 के जस्ट बगल में, रिपल्शन तो पॉजिटिव होगी ना, तो ऊपर जाएंगे। तो बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, सबसे पहली चीज तो Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, पहली चीज। ठीक है यार, एक काम है, हाँ, और हाँ ठीक है। दूसरी चीज याद करें, ये भी बात बताई थी, जो छोटा होगा वो अपने पास फील्ड को जीरो होने देगा, बड़ा वाला अपने पास तो होने नहीं देगा। दैट मीन्स Q1 का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 की वैल्यू जो है वो Q2 से छोटी ही होनी चाहिए। तो Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q1 इज लेस देन Q2। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये अब तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि इस क्वेश्चन को तो आप खुद से कर लीजिए और आंसर्स चेक कर लीजिए, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। A point charge q बराबर 100 माइक्रोकूलम्ब is located in the xy plane at the point with position vector। तो ये q चार्ज जो है ना, ये इस पोजीशन वेक्टर पर रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट
पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस इन किलो वोल्ट पर मीटर। किलो वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या है, एसआई यूनिट है लेकिन इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट का मतलब। तो इस पोजीशन पर फील्ड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। यहाँ क्यू नॉट रखा है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, क्यू 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू, अब ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो मैं लिखूंगा 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो देखिए जरा ये पोजीशन वेक्टर कितना आया, ये आया 6i कैप माइनस 8j कैप। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का Q के रिलेटिव, और यही हमें चाहिए होता है क्योंकि अगर ये पॉइंट P है, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, तो P पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, Q से P की ओर होगा, ठीक है। तो 100 इंटू 10⁻⁻6, हाँ NSCP फॉलो आप कॉन्कर 8 के लिए फॉलो कर सकते हैं। 6i कैप माइनस 8j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 10 होगा, तो यह आ जाएगा 10 क्यूब 6i कैप माइनस 8j कैप। 10 क्यूब क्यों आया, 10 स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर आया और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे जो आंसर निकल के आ रहा है वो साई किरण ने कहा है 4th होगा। नीलेश आर्या ने पूछा है क्या पढ़ा रहे हो सर जी, देख लीजिए भाई क्या पढ़ा रहे हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, तो यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बच्चों हम यहाँ पर थे, ये प्लस क्यू के चार्ज हैं और इस पे मैंने आपको 2 मेथड बताए थे और मैंने आपको ये भी कहा था इन 2 मेथड में से क्यों आखिरकार एक मेथड बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, याद आया, क्योंकि उसमें अगर हम पेंटागन लेते हैं मतलब इवन नंबर्स नहीं भी हैं तो भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखना मैं बंद करूंगा नहीं तो बहुत लंबी हेडिंग हो जाएगी। EFI ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। यार ये वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ना अभी आज के आज ही आपको समझ में आ जाएगी कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा आज के आज ही में। तो सुनिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, हाँ अभी ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी तो फिलहाल मैं 2 पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ बच्चों, प्लस क्यू और ये रहा प्लस क्यू दूसरा, ठीक है। इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ कि भैया परपेंडिकुलर भी हो और दोनों को इक्वली डिवाइड भी करे। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r हो जाएगी। हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, हम करने ये जा रहे हैं कि इस यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जो जिस पर ये r जो रेडियस है ना, या यूं कहें कि ये जो डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस दोनों को मिलाने वाली लाइन की, वो यहाँ पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, कुछ है, कुछ रीज़न है जिसके कारण से हम इस पैरामीटर के टर्म्स में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पॉइंट P पर फील्ड निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, कैपिटल R एंड Q। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है जो कि गिवन नहीं है, ऑब्वियसली अगर कैपिटल R और थीटा दिया है
तो हमें स्मॉल आर की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्लस क्यू के कारण अगर मैं फील्ड देखता हूँ बच्चों, तो इस साइड आएगी थीटा एंगल पर, से दिस इज ई। और ये नीचे वाले प्लस क्यू के कारण देखता हूँ तो इस साइड आएगी ई। आएगी कि नहीं आएगी? ये भी थीटा एंगल पर होगी। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं बच्चों दोनों का, तो ये वाली फील्ड तो हो जाएगी कैंसिल। तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू अगर निकाली जाए, क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू 2e cos थीटा होगी, जहां पर e क्या है बच्चों? एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड, और वो कितनी है? वो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से सुनते रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है भाई। ये आ गया 2kq अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स में डाल दीजिए, क्या होगी? मेरे हिसाब से r अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया कॉस थीटा। तो वैल्यू आती है बच्चों यहाँ पे 2kq अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना भाई? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये फील्ड की वैल्यू है। अगर आप मान लीजिए आपसे कोई कहता है यार इस एक्स डिस्टेंस के टर्म में बताइए, आर और एक्स के टर्म में थीटा हटा दीजिए, तो ये काम भी हम कर ही सकते हैं, है ना भाई? चलिए जरा ये भी करके देख ही लेते हैं। क्या फील्ड आई हमारी? के फील्ड की वैल्यू आ रही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये पॉइंट चार्ज हैं, ये है एक्स, ये है आर और ये है थीटा। तो वैल्यू डाल दें तो काम बन जाएगा। तो ई की वैल्यू आती है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है भाई? अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप लोग की मैथ तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है भाई, तो आपको तो आनी चाहिए। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आता है के क्यू एक्स अपॉन, यार ये 2 आएगा बच्चों, 2 मिस कर गया था मैं ना। 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आप इस फॉर्म में याद रखें, वो ज़्यादा काम में आएगा, मतलब ज़्यादा दिन याद रहेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है ना? और ठीक भी रहेगा आपके लिए अगर इस फॉर्म में आप याद रखते हैं तो, क्यों? वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, ई की वैल्यू थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर क्या आ रही है? चेक करो, 0 आ रही है। और ई की वैल्यू अगर मैं थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 कर दूं, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 कर दूं तो भी 0 आ रही है, ये भी चेक कर लो। तो चाहे तो थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करो तो भी 0, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 करो तो भी 0। इसका पता है क्या मतलब है बच्चों? बताता हूँ। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है ये कि ये है पॉइंट चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्ज हो गए। ठीक है, जरा ध्यान ध्यान से सुनना भाई। थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 का क्या मतलब है? आप जैसे जैसे यहाँ पर पास आते जाओगे, वैसे वैसे बोलो थीटा के बारे में क्या ख्याल है? थीटा 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर बच्चों क्या होगा? इनफाइनाइट पर होगा। तो थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब है डिस्टेंस कितनी? इनफाइनाइट। और थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स कितना? 0। ठीक, एक बात होता है, अगर इनफाइनाइट पे रहोगे, बहुत दूर रहोगे तो फील्ड 0 होनी है, और मिड पॉइंट के पास आओगे तो भी फील्ड 0 होनी है ना। तो अगर आपने कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 0 वैल्यू है और इनफाइनाइट पर 0 वैल्यू, तो यहाँ बीच में कम से कम एक मैक्सिमा तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी बोले। तो वो कहाँ आएगा? थीटा की किस वैल्यू के लिए आएगा, ये निकालते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, तो हमें पता करना है कहाँ पर मैक्सिमम होगी। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। E बराबर 2kq अपॉन आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक, नाउ डी ई बाई डी थीटा कर देते हैं। डी ई बाई डी थीटा क्या आएगा? 2 KQ बाई आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ये पहले से ही है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब करते क्या है, प्रोडक्ट रूल याद है, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कर दिया, कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। डी ई बाई डी थीटा जहाँ जीरो होगा वहाँ मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ठीक, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो मैंने कहा ये वैल्यू आती है यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा। तो थीटा बराबर ज़ीरो सोल्यूशन अगर नहीं है, जो कि हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू आ रही है 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2। दैट मीन्स 10 थीटा इक्वल्स टू, मैं अगर सही हूँ तो √2। चेक कर लीजिए भाई, 10 थीटा की वैल्यू √2 के बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ आपसे बच्चों कि ये दो पॉइंट हैं, तो बताइए इस फील्ड का मैक्सिमा कहाँ पर आएगा? तो आपने कहा अगर ये x है, ये r है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 10 थीटा की वैल्यू √2 के बराबर आ रही है। ये होनी चाहिए r बाई एक्स के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू बोलो क्या आती है? r बाई √2, ये x की वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब दो पॉइंट चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो r बाई √2 पर डिस्टेंस पर मैक्सिमा आएगा। ठीक, डिफ्रेंशिएशन नहीं भी पढ़ा तो भी मैंने बात तो बता ही दी है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, बड़े काम की चीज़ है। क्यों है काम की चीज़? अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको पहले आपसे पूछूंगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा समझने का। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ लिख ली होगी, जल्दी से लिख लें अगर नहीं लिखी है, ताकि मैं पेज को टर्न कर सकूँ। भाई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये तो रिंग के जैसा ही है। ये मुर्गन ने बोला ओके, बिल्कुल सही, और एक्चुअल में हम वहीं पर पहुंचने जा रहे हैं अभी, देखना मज़ा आने वाला है। ठीक है, हम्म, हाँ नोट करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ये लिख लिया, तिलक ने तो लिख लिया बच्चे ने। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी बोलना चाहें वो ये है बच्चों कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर एक रेगुलर हेक्सागन इमेजिन करिए। ये 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 क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तो रेगुलर हेक्सागन है। साइड लेंथ आप इसकी ए ले लीजिए, इसके सेंटर से, ठीक है, इसकी एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है हेक्सागन का और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात चल रही है। ठीक बच्चों, अच्छा, इस एक्सिस पर उस पॉइंट पर फील्ड बताइए जहां पर रेगुलर हेक्सागन में एक पॉइंट चार्ज थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। उस पॉइंट पी पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा दिमाग लगाइए और उसका आंसर बताइए। शौर्य पाठक जी, बिल्कुल ये लाइव चल रहा है बेटा। बताइए बताइए, फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बता पाता है।
दिव्यांश गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना, अब बताता हूं इसका सॉल्यूशन। सिंपल है, हर एक पॉइंट चार्ज के कारण आप पेयर ले लीजिए। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, आप इस पेयर को ले लीजिए। इस पेयर के कारण 2kq बाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही इस पेयर के कारण भी इसी डायरेक्शन में आएगा और ऐसे ही इस पेयर के कारण भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तिलक ने सही बताया है, 6 टाइम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ई की वैल्यू हो जाएगी 6kq बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक, मैं क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़। दूसरे मेथड से सोचिए, एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण जहां पर ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक ई साइन थीटा, दूसरा अलोंग द एक्सिस ई कॉस थीटा। ठीक, ई साइन थीटा जो है वो जो पॉइंट चार्ज रखा है ना जिस वेक्टर के डायरेक्शन में, उसके अपोजिट है। तो वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि इस Q के अपोजिटली ये वाला एक कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से टोटल 6 कंपोनेंट आएंगे परपेंडिकुलर वाले और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मैं देखूं तो उनका समेशन 0 आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। इस बात को यूं भी कहा जा सकता था। ठीक बच्चों, क्लियर है? इससे हमें एक बढ़िया बात पता चली, पता है क्या? बढ़िया कंक्लूजन ये पता चला कि एन साइडेड रेगुलर हेक्सागन, एन साइडेड रेगुलर हेक्सागन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे एन चार्ज हैं, तिलक ने मेथड 2 से ही किया, शाबाश तिलक। यहां पर ऐसे एन चार्ज रखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर एन एंड इट इज रेगुलर पॉलीगन। तो मैं कह सकता हूं यहां पर फील्ड की वैल्यू एन टाइम्स के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात और इंपॉर्टेंट बात यह है, व्हाट इज आर? तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ये आर है। इसको यूं भी आप बोल सकते हो, ई की वैल्यू के टाइम्स एन क्यू अपॉन, एन क्यू मतलब टोटल चार्ज, अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूं बच्चों, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं इस चीज़ को रिले करके। क्योंकि अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ भी अभी भी वैसे ही रहेगा जैसा ग्राफ 2 पॉइंट चार्ज वाला था। मतलब इस तरीके का, नेगेटिव साइड में ड्रॉ करना है तो ऐसा कर सकते हैं आप ड्रॉ। ठीक है भाई, बच्चों समझ में आ गई बात? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो ज़रा सुनिएगा फिर। अगर मेरे से कोई कहता है सर यू वेरी चालाक, आप आर को रेडियस बना दोगे, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EFI ऑन द एक्सिस ऑफ a uniformly charged रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी एक्सिस पर फील्ड पूछी जा रही है। इस पर चार्ज क्यू ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर, और मुझसे पूछा गया है इसकी एक्सिस पर जहाँ पर ये रिंग थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, फील्ड बताइए। मैंने कहा मैं इसको कह सकता हूँ इनफाइनाइट साइडेड रेगुलर पॉलीगन कह सकता हूँ। एंड टोटल चार्ज इस पर कितना है, जो वहाँ पर हमने कहा था NQ,
वो यहाँ पर क्या है, क्यू के बराबर। तो सीधा सीधा फील्ड की वैल्यू आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो हमें रिंग के कारण भी फील्ड पता चल गई। केवल एक ही चीज़ से हमने स्टार्ट किया था और देखें कि हम कहाँ पहुँच गए। अब हम रिंग के कारण भी फील्ड बता सकते हैं। अब इस फील्ड पर बेस्ड बच्चों हमसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि यार इस फील्ड को लेकर के कुछ एसएचएम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपको ये फील्ड का फॉर्मूला पता है तो आप एसएचएम के क्वेश्चन कर लोगे, तो वो भी जरा देख लेते हैं। अभिराज सुमन, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे पाता हूँ या दे सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बहुत ये बता पाना कि मैं कब तक करा पाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास लेने की, जब तक ले पा रहा हूँ ले रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं एटलीस्ट जो चैप्टर हैं वो ढंग से पढ़ा लूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। एसएचएम नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एसएचएम नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं तिलक, टेंशन मत लो, है ना। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप उसको भूल भी जाएंगे तो भी टेंशन की बात नहीं है, या जब एसएचएम आएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक रिंग है बच्चों, ये रिंग फिक्स्ड है, फिक्स रिंग, और यहाँ से x डिस्टेंस पर माइनस क्यू मास m इस चार्ज का एक पार्टिकल है। इसको रिलीज किया जाता है तो ये भागता है, अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रिंग के कारण फील्ड इस साइड आई है और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन शुरू कर देता है और पूछा गया उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैंने कहा यार अभी अभी फील्ड निकाली है, ये एंगल थीटा अगर है तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय के क्यू, फोर्स ही निकाल देते हैं, अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये फोर्स लगेगा बच्चों, नेचर में रीस्टोरिंग होगा, इस साइड लगेगा क्योंकि फील्ड है बाहर की ओर, चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा। इसलिए मैंने चार्ज पर नेगेटिव साइन नहीं रखा है क्योंकि मैं डायरेक्शन अलग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू डालते हैं बच्चों, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या आ रहा है, पहले ही बता चुका हूँ हालांकि, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ f प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, ये कहाँ है, नहीं है। बट इफ x इज मच लेस देन r है तो मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं। तो फोर्स बराबर एम ए से ए की वैल्यू बच्चों आती है माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एम, नीचे वाला आर स्क्वायर बचेगा या आर क्यूब बचेगा, सोच लीजिएगा, मेरे हिसाब से आर क्यूब बचेगा, और ये आ गया एक्स। माइनस साइन क्यों लिखा है मैंने वो भी बता देता हूँ। अगर मैं बच्चों x को पॉजिटिव बोलता हूँ, इस साइड अगर x है तो एक्सेलरेशन अपोजिट साइड होगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया है। नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और हम यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बढ़िया बात है, मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ और इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के डेरिवेशन पर, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, बहुत बहुत यूज़ भी होता है, और वो है EFI ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज का मतलब क्या है, एक ऐसा वायर पे चार्ज है, ये वायर है, इस पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लिनियर है और दैट लिनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है। और मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है जो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, ये है पॉइंट P, ठीक। यहाँ से ये
ये थीटा 1, ये थीटा 2, और मुझसे बोला गया है कि यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको बतानी है। का देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस दी है कि हाँ ये दी है, ये डिस्टेंस r है। पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको r दी गई है। ठीक, हाँ सारे चैप्टर बेटा 12th और 11th सबके सारे चैप्टर करवाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। टाइम लिमिट मेरे हाथों में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं कराऊंगा तो पूरा ही। ठीक, तो देखिए भाई कैसे किया जाए। हमारे पास फॉर्मूला अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्ज का है बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या है बताता हूँ। वो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। क्यों भाई, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? के क्यू बाई आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अगर क्यू चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो क्या करें क्या? जाहिर सी बात है कि हम किसी कॉन्टिन्यूस चीज को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको छोटे 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 चार्ज में डिवाइड करके कर सकते हैं ना बच्चों। तो वही काम हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये है वो फिर से वायर, यहाँ से r डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालनी है। ये है वो पॉइंट P, यहाँ से एक काम करते हैं, y डिस्टेंस पर हम dy थिकनेस का चार्ज लेते हैं। ठीक है, इसकी चार्ज की वैल्यू, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इसके कारण पॉइंट P पर वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। ये लीजिए साहब, ये एंगल मान लिया थीटा, इसके कारण ये जो फील्ड होगी ना उसको ले लिया DE, ये डिस्टेंस ले ली R। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। DE के दो कंपोनेंट करते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द वायर, इसको बोलते हैं DEX, और एक पैरेलल टू द वायर, इसको बोलते हैं DEY। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड DEY बोल देते हैं, हालांकि ये -DEY है। सर योर नेम मोहित भार्गव बेटा मेरा नाम है। ठीक है, तो DE, अगर ये एंगल थीटा है, DE कैंसिल कर दिया, तो DEX निकालेंगे अलग, DEY निकालेंगे अलग। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो आप सीधा DE क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? तो उसका आंसर है, जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, जो इंटीग्रेशन होता है DE का इंटीग्रेशन स्केलर समीशन देता है हमको डायरेक्ट, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, वेक्टर समीशन नहीं देता। अगर मैं DE को ऐड करूंगा तो इस एलिमेंट के कारण DE का डायरेक्शन ये होगा, इस एलिमेंट के कारण 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 ये होगा, और इंटीग्रेशन हमको वेक्टर समीशन नहीं देता है। इस कारण से हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो DE का एक कंपोनेंट ये लिया। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी एलिमेंट है ना सबके कारण x कंपोनेंट का समेशन डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो एल्जेब्रिक समेशन होगा, और इंटीग्रेशन हमें एल्जेब्रिक समेशन देता है, इसलिए इंटीग्रेशन किया जा सकता है। यही कारण है कि जब भी वेक्टर्स की क्वांटिटी निकालते हैं डिफरेंट पार्ट्स के कारण, और सबके डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमेशा कंपोनेंट करके ही करना चाहिए। ठीक है, तो DEX की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? DE cos थीटा की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले वैल्यू डाल देते हैं, DE की क्या होगी। तो मैंने कहा K इंटू DQ चार्ज अपॉन ये स्मॉल r है, इस चार्ज की वैल्यू को मैंने DQ बोल दिया है, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये हो गई फील्ड की वैल्यू इंटू कॉस थीटा। अब DQ यार एक अलग वेरिएबल है, थीटा एक अलग वेरिएबल है, R एक अलग वेरिएबल है, ऐसे थोड़ी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने कहा क्या करें कि DQ की वैल्यू हम रख सकते हैं लैम्डा DY, क्योंकि लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, तो हमने लिख दिया K लैम्डा DY अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। K लैम्डा
अभी भी फायदा नहीं है। डी वाई, वाई एक अलग वेरिएबल, चेक करो, थीटा एक अलग वेरिएबल, आर एक अलग वेरिएबल, आर भी वेरिएबल है, देखो अलग अलग पॉइंट के लिए आर की वैल्यू अलग अलग होगी। हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैक्सिमम याद होते हैं और इजीली याद रहते हैं। इस कारण से मैं प्रेफर करता हूं हमेशा चीज़ों को थीटा के टर्म्स में लाना, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जिस वेरिएबल का फंक्शन हो उसी वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? हमारा ऑब्जेक्टिव है डी वाई को डी थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना, आर को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना, ये दो ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो शुरू करते हैं। जब भी आपको ये करना हो ना, तो इसमें से डी हटा दीजिए, वाई और थीटा में रिलेशनशिप निकाल लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, ये आपके हमेशा काम आएंगी, ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे चल करके भी मैं इसको रिपीट करने की जब आवश्यकता जब पड़ेगी तो मैं याद दिलाऊंगा कि सर ने आपको ये बात बताई थी कि डी वाई और डी थीटा में अगर रिलेशनशिप निकालनी है तो पहले वाई और थीटा में निकालिए। तो y बराबर बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ? r tan थीटा। अब आप कहोगे सर y बराबर स्मॉल r, y अपॉन स्मॉल r बराबर साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं एक वेरिएबल dy को या y को थीटा के टर्म्स में देखना चाहता हूँ। अगर मैं स्मॉल r ले आता तो स्मॉल r फिर से वेरिएबल आ जाता, तो कैपिटल R के टर्म्स में लाया हूँ ताकि कैपिटल R कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल y जो है वो डायरेक्ट थीटा के टर्म्स में आ गया। ठीक, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई बराबर क्या आ गया बच्चों? r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए अब स्मॉल r की वैल्यू को देख लें। स्मॉल r को कैसे लिखें हम लोग थीटा के टर्म्स में? तो स्मॉल r बराबर r अपॉन कॉस थीटा या फिर r सेक थीटा। चलिए ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और डी वाई को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये वाली डी वाई को, और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये आ गया डी ई एक्स बराबर के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों? डी वाई की वैल्यू थी आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लास्ट में क्या आया था? कॉस थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो डी ई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा इंटीग्रल डी थीटा। वाह वाह, क्या बात है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, कि आप बस यहीं तक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। लिमिट डालना कैसे होता है वो अलग से बताऊंगा, वरना आपको प्लस माइनस साइन में इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जरा हम ई वाई पर फोकस डालें। तो ई वाई जरा देखिए तो सही, डी ई वाई में यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो मैं बोलूँगा डी ई वाई इज बेसिकली डी ई साइन थीटा। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें देखो जरा ध्यान से, कॉस थीटा लास्ट में लिखा था, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखते जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा? साइन थीटा। तो डी ई वाई अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूँ तो माइनस आना चाहिए, बताता हूँ क्यों। तो ये आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। माइनस क्यों बच्चों? देखो जरा माइनस क्यों। आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, तो इस डायरेक्शन के एंगल को पॉजिटिव बोला, तभी तो आपने y बाई आर को प्लस टेन थीटा बोला था, वरना माइनस वाई बाई आर होता टेन थीटा। तो इसको प्लस माना तभी आपने बोला है। तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। तो डी वाई इस साइड आया है और आपने वाई इस साइड पॉजिटिव लिया, तो इसका मतलब डी वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं ई वाई लिखूंगा क्योंकि मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा चुका हूं। ये फॉर्मूले दोनों आपको याद रखने हैं। और पता है इसमें क्या याद रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आर है क्या चीज? आर इज द परपेंडिकुलर distance of point at which E has to be calculated। सही है बच्चों? थोड़ा सा पानी पी लूं।
आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चों। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ। चाय पी ली यार। ये वायर है मान लीजिए, और किसी ने कहा है भैया कि ये एंगल जो है मान लीजिए 30 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। एंगल्स कहाँ से मेज़र किए जाते हैं? परपेंडिकुलर से। तो ये चीज़ भी यहाँ मेंशन कर लीजिए कि एंगल फॉर लिमिट मस्ट बी measured from perpendicular, जो R जिसको हमने बोला थोड़ी देर पहले ना, वहां से। ठीक है, तो देखो जरा, ये वाले को पॉजिटिव बोला था, पता है ये वाले एंगल फिर निगेटिव कहलाएंगे। तो पता है यहाँ पे लिमिट क्या रखी जाएगी? बोलो, -30 डिग्री से +30 डिग्री। और ये डिस्टेंस अगर x है तो बेसिकली r की वैल्यू x हो। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपसे बोला गया है कि यार वायर तो ये है, मुझे फील्ड यहाँ निकालनी है इस जगह, अब बताओ तो जाने। तो ध्यान से सुनना, यहाँ तो परपेंडिकुलर है ही नहीं कोई। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? आप इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके फिर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर, इसी को आर बोला जाएगा। फिर दोनों एंड पॉइंट जो वायर के हैं उनको इस पॉइंट पी से मिला दीजिए। अब एंगल मेज़र करिए। मान लीजिए ये θ1 है बच्चों और ये θ2 है। बताइए लिमिट क्या होगी इस बार? इस बार लिमिट होगी θ1 से θ2। क्यों भाई, यही होगी। प्रीत बंसल ने बताया θ1 to θ1 प्लस θ2। सभी लोग समझ गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि एंगल्स मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर। तो θ1 प्लस θ2, बिल्कुल सही प्रीत, शाबाश बच्चा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि इसी की प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पर बेस्ड ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो आज बताया है खासकर ये वायर वाला, इसकी खुद से प्रैक्टिस करके आइएगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ताबड़तोड़ हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।